एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, और कहानी का यथार्थ घटना है, विदेश की घटना है। और सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हम गर्भ संस्कार करना चाहते हैं तो अपनी पूरी चेतना को यही निकालें करके रखें। दीदी से निवेदन है कि अगर तिलक की प्रक्रिया रोकना है थोड़ी देर के लिए होता क्या है कि इसमें आप भी जो सुनना चाह रहे हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, आप नहीं ले पा रही है, और जिसको लगाना है वो भी तैयार बैठा हुआ है कि जब इनका तिलक लगे तो हमारी तारीफ है ना। तो प्रयास करें कि यदि 2 घंटे का समय हमारे पास है तो उसमें हम वो लाभ ले सकें कि जिससे हम परम पूज्य गुरुदेव का वो कार्य कर सकें जो कि महान है। कल को आज से 5 साल 10 साल बाद जिस बहन का आज आपने गर्भ संस्कार कराया है वो आपसे मिले और कहे कि दीदी आपने गर्भ संस्कार कराया था, आज मेरा बच्चा समाज परिवार से बिल्कुल हटकर है, वो इतना अच्छा है कि उसके नाम से मुझे जाना जाए। और ये कब होगा जबकि हम उसके पूरे विज्ञान को समझ पाएंगे। तो मैं बात कर रही थी कि किस प्रकार कोई माता अपने बच्चे पर अपना प्रभाव, या ये कहा जाए कि जिसका प्रभाव चाहे डाल सकती है। विदेश की एक घटना है, माता पिता दोनों श्वेत, माता पिता दोनों बहुत गोरे, और जब शिशु हुआ तो वह पूरी तरह से ब्लैक। अब ये स्वाभाविक है कि पिता को शक तो होना ही था। उन्होंने कहा कि जब मैं भी गोरा हूँ, आप भी गोरी हो, दोनों के परिवार गोरे, तो ये कहाँ से, मतलब आप पवित्र नहीं हो। बात इतनी बढ़ गई कि कोर्ट तक पहुँच गई। ये काफी समय पहले की घटना है, बात डिवोर्स तक आ गई, कोर्ट तक पहुँच गई। और परम पूज्य गुरुदेव मंदिर माता जी की कृपा कर रही होगी कि जो जज थे वो बड़े बुद्धिजीवी थे। उन्होंने जब महिला से पूछा तो महिला ने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं जैसे मेरे प्रति आरोप लगा है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम कीजिए, जब आपका बच्चा गर्भ में था तो उस समय आप जिस स्थान पर रहती थी मुझे वहाँ पर ले चलिए। वो बहन अपने घर लेकर गई, सारे घर का दर्शन कराया, और जब बेडरूम दिखाया तो उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि गड़बड़ कहाँ हो गई थी। दरअसल बहन के जो बेड था उसके जस्ट सामने वेस्ट इंडीज का फुटबॉल प्लेयर का बहुत पसंद था, उसका चित्र लगा रहता था। तो रात को सोते भी उन्हीं का दर्शन होता था और सुबह माता का उठते हुए भी उनका दर्शन होता था। और चूंकि पसंद बहुत था इसलिए दिन में भी चिंतन हो ही जाता था जब कमरे में छवि लगी। इसलिए हमारे घर में माताएं बहनें जब कोई बहन गर्भ धारण करती थी तो कहती थी कमरे में अच्छे अच्छे चित्र आप लगाइए, बच्चे को अच्छे चेहरे दिखाइए। क्यों? उसकी छवि भी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देखी जाती है ना, बाहरी व्यक्तित्व भी और भीतरी व्यक्तित्व भी। इसलिए ऐसा करा जाता है। यानी कि ये घटना ये बताती है कि चित्र इतना प्रभाव बच्चे पर डाल सकता है। और यही वो विज्ञान है जिसे हम अगर गर्भ संस्कार की भाषा में कहें तो जिसे हम जीन्स कहते हैं ना, कि जीन्स तो आएंगे भाई संतान तो पिता की भी, लेकिन इससे ऊपर एक होता है जिसे हम विज्ञान की भाषा में एपिजेनेटिक जीन्स कहते हैं, जिनके माध्यम से माता यदि चाहे तो वही गुण बच्चे में जाएंगे जो वो भेजना चाहेगी। जैसे कि अगर बच्चा गर्भ में है और माता चाहेगी कि बच्चे को आज रसगुल्ला खिलाना है तो वो रसगुल्ला खिला देगी, और यदि माता चाहेगी कि मुझे चाउमीन नहीं खिलाना है तो क्या बच्चा खा सकता है? बच्चा गर्भ में अभी माता पर ही डिपेंड है, माँ जो चाहेगी वही खिलाएगी। बिजली है इस कमरे में निसंदेह, लेकिन आप जब चाहें तब फैन ऑन कर सकते हैं, जब चाहें फैन ऑफ कर सकते हैं। ये स्विच आपके हाथ में है। वही विज्ञान कहता है कि यह स्विच माँ के हाथ में होता है कि वह बच्चे के अंदर कौन से संस्कार लाती है और कौन से संस्कार को हटा देती है। इसलिए नारी शक्ति की मान्यता सबसे ज्यादा है। माता मदालसा की एक कहानी हमने ली। माता मदालसा को जब उनके पति ने कहा कि चौथी संतान मुझे एक धीर होना चाहिए, उन्होंने 9 महीने ऐसे
अब जो समस्याएं आई, क्यों जरूरत पड़ी शांति को इस अभियान की शक्ल देने की, क्यों अभियान बनाना पड़ा? बहनों, आज अगर हम देखते हैं तो समाज में विकृतियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं अगर सकारात्मकता देखें तो कथाएं, भजन, कीर्तन ये भी बड़ी तेजी से हो रहा है। जितने सत्संग के चैनल आज आपके टीवी में हैं, क्या उतने थे जिस समय आपके परिवार में अच्छी व्यवस्थाएं थी, एक सामाजिक व्यवस्था थी? क्या उस समय ये कथा के चैनल, सत्संग के चैनल थे? नहीं थे। तब भी परिवार व्यवस्था उतनी मजबूत थी। और अब जितने ज्यादा ये धार्मिक चैनल हो रहे हैं, उतनी पारिवारिक व्यवस्थाएं टूट गई। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि पारिवारिक व्यवस्थाएं तोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दरअसल ये जड़ों को नहीं सीख रहे हैं, ये पत्तों को सीखने का काम कर रहे हैं। कथाएं उन लोगों को सुनाई जा रही हैं क्योंकि घड़े पक चुके हैं। वो टूटना मंजूर करते हैं पर बदलना मंजूर नहीं करते। जो व्यक्ति राम कथा सुनकर आता है, वही अपने भाई से छोटी सी जमीन के लिए कोर्ट में केस भी लड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार ही नहीं है कि भाई के प्रति प्रेम हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कथाएं पत्तों को सींच रही है, हमारा शांति को आप जड़ों को सींचने का प्रयास कर रहा है। काम जड़ पर हो रहा है। अगर हम जड़ को सींचेंगे तो स्वतः ही पत्तों तक तो पहुंच ही जाए। बहनों, अगर हम बात करें कि आओ बड़े संस्कार पीढ़ी किस अभियान को किन बिंदुओं में बांटा गया है, तो मुख्यतः इस अभियान को जो बिंदुओं में बांटा गया है, सबसे पहला है वैज्ञानिक प्रतिपादन। हम जिन बहनों के बीच में जा रहे हैं, हम कई बार एक गलती करते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं, मीना दीदी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारी जो आशा कार्यकर्ता शायद यहाँ पर बोला जाता है, आंगनबाड़ी की बहनें होती हैं, उनको भी बुलाया गया है। यदि वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको उनसे भविष्य में बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ऐसे आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको 1 या 2 बहन मिलेगी, पर आप आंगनबाड़ी क्षेत्र में जाते तो आपको 15 से 20 गर्भवती बहनें मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मात्र कुछ हमारे धर्म ग्रंथों की कहानियां सुना देंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि विज्ञान का विज्ञान की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। हमको हमें बताना पड़ेगा कि गर्भ संस्कार वास्तव में क्या है। ये हमारे ऋषियों की देन, ऋषियों ने रिसर्च कर बताया है। ये आज की परंपरा नहीं, ये हमारे ऋषियों को तो आज से हजारों लाखों साल पहले ये परंपरा बताती थी कि माँ को गर्भ में ही बच्चे को किस तरह से तैयार करना। यदि वो गर्भ में चाहेगी तो एक भक्त पैदा करेगी, वो गर्भ में अगर चाहेगी तो देशभक्त पैदा करेगी, वो गर्भ में चाहेगी तो समाज सुधारक पैदा करेगी, वो अगर गर्भ में चाहेगी तो एक अच्छा राजनेता भी गर्भ से ही पैदा करके तैयार कर सकती है। अब अगर हम बात करें वैज्ञानिक प्रतिपादन की, लोग हमसे कहते हैं कि ये गर्भ संस्कार आप तीसरे महीने में या दूसरे महीने में क्यों करा है? आराम से करा सकते हैं। आंगनबाड़ी की बहनें जो हम लोग से प्रश्न करती है, जब उनके पास जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि जो अभी आपके पास गर्भ नहीं है, इसके नाम हमें बताइए और ये गर्भ संस्कार क्या है। तो हम उनको बताते हैं कि आप बहनों के ऊपर काम कर रही है, उनको कैल्शियम की और आयरन की टैबलेट देंगे, बच्चा आपका निसंदेह स्वस्थ होगा। लेकिन क्या पूरी तरह से स्वस्थ होगा? तो वो पूछते हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ क्या होता है? तो हम उन्हें बताते हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ तो WHO भी कहता है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो कहता है कि पूरी तरह से स्वस्थ वह व्यक्ति होता है जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक दृष्टि से भी स्वस्थ हो। तो आज अगर इस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1 या 2% लोग ही ऐसे होंगे जो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। कहीं ना कहीं सभी हम लोग अस्वस्थ ही हैं। तो उनसे हम प्रश्न करते हैं कि आपकी आंगनबाड़ी या सरकारी में जो योजनाएं चल रही है, उससे बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा? आप सिर्फ उसका वजन ले लेंगे, बहन का वजन ले लेंगे, उसको कैल्शियम आयरन की टैबलेट देंगे और एक नियत समय पर उनका टीकाकरण कर देंगे, पर बच्चे का मन स्वस्थ हो
तो बच्चे माताओं से और परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि माताएं भी बच्चों से जुड़ नहीं रही है, वो भी लेती है और गर्भावस्था में भी पूरे 9 महीने। तो ये बहन बताएगी क्या होता होगा? सबको पता है। अधिकतर समय किसके साथ बीतता होगा? बिल्कुल सही बोल रही थी। अधिकतर समय उनका मोबाइल के संपर्क से बीतता है। जब बच्चा इस संसार में आता है और जैसे ही थोड़ा हाथ में उसके ताकत आती है वो मोबाइल ऑपरेट करता है और माता पिता बड़े खुश होते हैं, ये तो मोबाइल चला लेता है। अरे भाई वो चला लेगा, आपने 9 महीने से प्रशिक्षण तो मोबाइल का ही दिया था ना, आपने 9 महीने से प्रशिक्षण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का दिया होता तो बच्चा कैसा होता? तो जो मैं बात कर रही थी, मैं पुनः अपने विषय पर कि वैज्ञानिक प्रतिपादन हम महिलाओं के पास क्षमता है जिसे हम एपिजेनेटिक जीन्स कहते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे में सुसंस्कारों की स्थापना कर सकते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि दीदी बच्चे के ऊपर माँ की मानसिक स्थिति का भी कितना प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्थिति से शरीर में वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि बच्चे को अच्छा या बुरा बनाने में सहयोगी करते हैं, उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर देते हैं। आप सभी लोगों को बताओ कि शरीर में 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक नकारात्मक हार्मोन होते हैं और एक सकारात्मक हार्मोन। नकारात्मक हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे हार्मोन हैं जो कि आपके शरीर में विष की उत्पत्ति कर देते हैं और कई ऐसे हार्मोन हैं जो कि आपके शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में जबकि माँ के गर्भ में एक शिशु है और उस समय उसके भीतर अगर लगातार नकारात्मक सोच रहेगी तो वो निरंतर नकारात्मक विचारों से ही घिरी रहेगी। जिनका अगर मैं हाथ में उसका नाम भी ले लूँ, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि ये नाम प्रभाव नहीं देते हैं, ठीक है, एक तो नाम हमको जरूरी है ताकि उनको पता चले कि हमको विज्ञान की समझ है। सीरोटोनिन और एंडोर्फिन नामक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि शरीर में नकारात्मक प्रभाव प्रदान करते हैं और ये नकारात्मक प्रभाव इस हद तक होते हैं, छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगी, ये सत्य घटनाएं हैं जो कि आपको उन्हें बताने से वो आपकी बात को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। दरअसल एक बहन के जब 9 महीने बाद शिशु ने जन्म लिया तो उस शिशु के जन्मजात एक बीमारी है, एक रोग है जिसको कहा जाता है आंखों में जो फोड़े हो जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं, उस बच्चे को वो जन्मजात बीमारी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ये बीमारी तो उस व्यक्ति को होती है जो हाइपरटेंशन का मरीज होता है, जिसको बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, उसको आंखों में फोड़े हो जाते हैं। लेकिन नवजात शिशु को हाइपरटेंशन कैसे होते हैं, उसको ये बीमारी क्यों हुई? और जब इस बात की जड़ों में गए, इस बात के रूट्स में गए तो पता चला कि जब बच्चा गर्भ में था तो माँ मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित, बहुत क्लेश में थी, बहुत दुखी थी और उसकी मानसिक क्लेश का प्रभाव ये हुआ कि उसका शरीर लगातार उन हार्मोन्स को सीक्रेट करता रहा जो बच्चे के अंदर उस विष का निर्माण करते रहे। आप सभी को पता है कि दूसरे हफ्ते में बच्चे का मस्तिष्क, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहें कि न्यूरल प्लेट तैयार होती है। जो न्यूरल प्लेट होती है वो बच्चे के मस्तिष्क का प्राथमिक स्तर होता है। मतलब गर्भ में आया बच्चा दूसरे हफ्ते से ही सीखना शुरू कर देता है। आप कहते हैं बच्चा बड़ा होगा तब सीखेगा, क्षमा कीजिए दूसरे हफ्ते से सीख रहा था। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को छोड़कर आया है वो उसके पास है नहीं और नए शरीर में उसको चेतना या जुड़ाव है नहीं, वो पूरी तरह से माँ की चेतना से जुड़ा होता है। माँ जो चीज सीख रही है, जो चीज कह रही है, उसे बड़ी तीव्रता के साथ ग्रहण करता है। भोजन भी जब माँ के माध्यम से प्राप्त कर रहा है, पोषण भी माँ के माध्यम से प्राप्त कर रहा है, विचार भी माँ के माध्यम से ही प्राप्त कर रहा है। आप बताइए ना, आप यहाँ पर रायबरेली में हैं, आपके यहाँ पर यदि बच्चा जन्म होता है तो रायबरेली की भाषा बोलने लगता है। वही एक बच्चा बुंदेलखंड में पैदा होता है तो बुंदेलखंड की भाषा बोलने लगता है। कैसे? क्योंकि वह 9 महीने माँ के गर्भ से प्रशिक्षित होकर आया है, प्रति मिनट हजारों शब्द को माँ के गर्भ से सीख रहा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है। दूसरी मैं बात करूँगी कि दूसरे सप्ताह में अगर न्यूरल प्लेट तैयार होती है तो तीसरे और चौथे सप्ताह तक उसका न्यूरो एक्वाडक्ट तैयार हो जाता है, जिसे हम कहें तो वो नींव पड़ जाती है, शरीर के अंगों की नींव पड़ जाती है, जिससे कि बच्चा अब सब कुछ सीखने की स्थिति में आ जाता है। अंगों की नींव पड़ती है, धीरे धीरे अंग विकसित होंगे, पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते पहले महीने में, धीरे धीरे विकसित होंगे, लेकिन अंगों की नींव लगभग पहले महीने में पड़ चुकी होती है। अब जिस न्यूरल ट्यूब से बच्चे को रक्त पहुंच रहा था, माँ का पोषण पहुंच रहा था, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि उस ट्यूब को क्या करते हैं, सिकोड़ देते हैं।
अब आप बताइए कि जिस पाइप से पानी आ रहा था, यदि आप उसे दबा देंगे तो पानी का बहाव बंद हो जाएगा या रुक जाएगा? बहुत, अगर आप कस के नहीं दबा पाएंगे तो बहाव बहुत कम मात्रा में होगा। यही उस समय उस बच्चे की स्थिति होती है। अगर वहाँ पूरी तरह से नकारात्मक विचारों से भरी हुई है, ये जो नकारात्मक हार्मोन है उसकी न्यूरल ट्यूब को सिकोड़ देते हैं और बच्चे तक पोषण नहीं पहुँच पाता है। पहले के समय में बिना ज्यादा प्रयास के भी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होते हैं। आज के समय में पूरे प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि बच्चे जन्मजात कई बीमारियों को लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस गर्भवती बहन को ये पता नहीं है कि उसकी हर एक सोच उस बच्चे को प्रभावित कर रही है। वही यदि माँ प्रसन्न है तो उसके शरीर से वो हार्मोन्स सीक्रेट होने लगते हैं जिनसे कि बच्चे के शरीर की जो न्यूरल ट्यूब है वो पूरी तरह से काम करती है और माँ के शरीर से पूरा पोषण पूरे विचार बच्चे तक पहुँचते हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है। तो कहीं ना कहीं यही कारण था कि पहले के समय में घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो कहती थी कि अब उसने गर्भ धारण किया है, अब वो जो कहे, जो उसको अच्छा लगे वही करना है। मजाक में ये भी कह देते थे कि अब ये दिन को अगर रात करेंगे तो रात करिए। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना प्रारंभ करना है, झूठ का प्रशिक्षण देना है। तात्पर्य सिर्फ इतना होता था कि अब जो माता है, भावी माता है, उसको पूरी तरह से प्रसन्न रखना है ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और उसी के आधार पर बच्चा भी पूरी तरह से अपना स्वास्थ्य देगा। क्योंकि WHO ये कह रहा है कि शरीर ही नहीं, बच्चे का मन भी स्वस्थ होना आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रतिपादन में ही हमारा शांति ये कहता है एक तरह से संवाद। आपने देखा है कि आजकल के बच्चों में एक तत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है, चिड़चिड़ापन। पहले के समय में नहीं होता। आजकल के बच्चे जैसे बोलना सीखते हैं तो मधुरता के स्थान पर कटुता, सही शब्द आपने बोला कि कटुता उनकी वाणी में मिलती है। जबकि हमारी संस्कृति ये कहती है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। बच्चे जब बोलते थे तो आज उसके लोग अपना काम छोड़कर उनकी बातें सुनने के लिए बैठ जाते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि बच्चों की वाणी में कितनी कटुता भूल गई। WHO ने जो कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य हम बच्चों को नहीं दे पाते, जब वो मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थ होते हैं तो वही उनकी वाणी में भी झलकता है। आप भी देखिए जब आपका शरीर स्वस्थ
बच्चे तक पहुंचती है। माता पूछती है कि मेरी सासू माँ ने मुझे आज हलवा बना के दिया था। अब वो सासू माँ बच्चे की दादी माँ बन चुकी है, इसलिए वो बच्चा जन्म के बाद दादी से भी मिलता जुलता था, दादा से भी मिलता था, चाचा चाची और भी अपने सदस्य होते थे, सभी से वो जुड़ जाता। पर आजकल क्या हो रहा है, एक आदमी परिवार वाले सबसे पहले तो ये बात हुई है, ज्यादा परिवार दूसरा है ही नहीं जो बच्चा जुड़ पाए। और उसमें भी यदि गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसा होता है पारिवारिक संबंधों में, तो माता बहनें जो होती है वो इस तरफ ध्यान नहीं देती, वो उस एक सदस्य को लेकर ही क्या करती है, मन ही मन 24 घंटे सोचती रहती है, आज ऐसा हो गया, बताओ मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा हो गया। अब वो एक छोटी सी घटना को लेकर पूरे एक हफ्ते अपने मन में कुंठा पालकर रखती है, सासू माँ ने ऐसा कह दिया, सासू माँ ने ऐसा कह दिया। और आप सभी को पता है कि इसके बाद होना क्या है कि जब वो बच्चा समाज में आएगा तो दादी के पास नहीं जाएगा, फिर दादी क्या कहेगी, मम्मी सिखा देती है इसलिए मेरे पास नहीं आता। सच्चाई ये नहीं है कि माँ सिखा देती है, सच्चाई ये है कि जब वो